तो चलिए अब हम इस लेक्चर में देखते हैं आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे संबंधित कुछ कैसे प्रश्न हम हल कर सकते हैं उसके बारे में कुछ टिप्स देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें आवेशों की निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो पहले सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चार्जों की एक निकाय बनाना है Q1 Q2 जो एक दूसरे से R12 के दूरी पे हैं, राइट। ऐसा निकाय बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मान लीजिए स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि अनंत से उस बिंदु पर लाने में हमें कितना कार्य करना होगा, वही उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए पहले मान लीजिए कि कुछ नहीं था वहाँ पे पॉइंट पे, और हम सबसे पहले Q1 को इनफाइनाइट से यहाँ पे लाए। तो यहाँ पे जब कोई चार्ज नहीं था, कोई प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल कुछ काम नहीं कर रहा था, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आ गया। तो इस स्थिति में जो वर्क डन था वो हमारा W1 चार्ज Q1 को लाने में हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब हम दूसरा चार्ज लाए तो उस स्थिति में हमारा चार्ज हमको यहाँ से R12 दूरी पे यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे जब हम ये चार्ज Q2 लेके आए तो इस स्थिति में हमारा ऑलरेडी इस सिस्टम में एक चार्ज Q1 था और इसके कारण कोई यहाँ पे पोटेंशियल होगा, लेट से वो V1 है। तो V1 चार्ज Q1 के कारण है, तो V12 चार्ज वर्क के कारण पॉइंट 2 पे जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R12, ठीक है। तो अगर हमको वर्क कैलकुलेट करना होगा वो क्या होगा, चार्ज Q2 पे जो वहाँ पे पॉइंट पे पोटेंशियल उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे V12 से, तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12। तो ये होगा हमारा पोटेंशियल किया गया कार्य। तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, हमारा पोटेंशियल होगा W1 प्लस W, जो किया गया कार्य पहले चार्ज को लाने में फिर दूसरे चार्ज को लाने में जो कार्य होगा। तो उसका जब अगर हम सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, W1 0 था, W2 हमको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान Q2 अपान R12। तो ये होगा अगर हमको सिस्टम ऑफ चार्ज टू चार्ज का जब बिल्ड करना है, अगर निकाय उसका निकाय बनाना, तो उसमें जो हमारी स्थिति ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, वो हमारा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर और उसके बीच की डिस्टेंस की दूरी होगा उसके बराबर दिया जा सकता है, राइट। अब इसमें हम दो केसेस देखते हैं। पहला केस तो ये है कि जो हमारा चार्ज Q1 और Q2 है, अगर Q1 और Q2 हमारा ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जो सिस्टम द्वारा कार्य किया गया, एक्सटर्नल सिस्टम द्वारा कार्य किया गया ना, बाह्य निकाय द्वारा कार्य किया गया। लेकिन अगर हमारा जो प्रोडक्ट है किसी हिसाब से लेस देन 0 है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होगी ऋणात्मक होगी। तो स्थितिज ऊर्जा जब ऋणात्मक होने का भौतिक सिग्निफिकेंस क्या है, भौतिक मतलब क्या, महत्व क्या है, इसको हम कैसे भौतिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। इसे परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो अगर हमारा स्थितिज ऊर्जा निगेटिव है, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जो हम चार्ज को अनंत से उस बिंदु पर लाए तो हम एक्सटर्नल बाह्य क्षेत्र द्वारा, बाह्य बल द्वारा कार्य नहीं किया गया, उस क्षेत्र द्वारा, उस स्थिर वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो हमारा उस सिस्टम पे उस चार्ज पे कार्य किया गया। तो इसको हम इस स्टेटमेंट वाइज कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं फिजिकली, भौतिक रूप से, उसके बारे में आप ध्यान रखें कि नेगेटिव और पॉजिटिव होने का क्या तात्पर्य है। तो जब हमारा बाह्य बल द्वारा किसी सिस्टम पे चार्ज किया जाता है तो वो हमारा वो पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम द्वारा कार्य किया जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं आप यहाँ के इस डिस्कशन से। तो चलिए ये तो हो गया हमारे सबसे सिंपल सिस्टम टू चार्ज का। इसी प्रकार हमारे पास 3, 4, 5 चार्ज हो सकते हैं, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 चार्जों का एक सिस्टम बनाना है, Q1 Q2 Q3, राइट। और ये मान लीजिए हमारा इससे इसकी दूरी R13 है, इससे इसकी दूरी हमारी R12 है, और इससे की दूरी R23 है। तो ये सिस्टम बनाने में हमारा जो इस सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो ये स्थितिज ऊर्जा इस सिस्टम को जो हमारा चार्जेज का जो निकाय है, आवेश का निकाय, उसे बनाने में जो कार्य किया गया होगा उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब जब हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट से इस बिंदु पर सबसे पहले मान लीजिए कोई चार्ज Q1 लाया, Q2 लाया, Q3 लाया, और ये आप जो चार्ज है आप किसी भी क्रम में ला सकते हैं, इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है और लास्ट पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो किस पास से ला रहा है, किसको पहले ला रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बारे में आप अभी देखेंगे इसके संबंध में।
तो जब सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि सबसे पहले आपने चार्ज Q1 को लाया, राइट। तो जब आपने चार्ज Q1 को लाया तो कोई चार्ज नहीं था, ये नहीं था, राइट। तो इस स्थिति में जो हमारा वर्क W1 क्या था, 0 था। अब जब आपने दूसरा चार्ज Q2 लाया तो इस स्थिति में हमारा Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट था और उसकी वजह से हमारा यहाँ पे पोटेंशियल रहा होगा, मान लीजिए जैसे हम चार्ज 1 के कारण 2 पे पोटेंशियल बोलते हैं, तो ये हमारा रहा होगा 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12, राइट। तो अब जो कार्य होगा वो W2 क्या होगा, वो हमारा चार्ज Q2 को लाने में यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसके मल्टीप्लाइड होगा, तो V हमारा V12 होगा। तो Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, तो यहाँ पे जो W2 होगा हमारा क्या होगा, Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, नो प्रॉब्लम। अब इसी प्रकार जब आप तीसरा चार्ज लाएंगे तो उस स्थिति में इस पॉइंट पे तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल हमारा होगा वो चार्ज Q1 के कारण और Q3 के कारण होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल होगा पॉइंट पे तो हमारा अलजेब्रिक सम दे सकते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि किसी सिस्टम में किसी पॉइंट पे अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो उनका अलजेब्रिक सम सुपरपोजिशन का फॉलो करते हुए हम उसका अलजेब्रिक सम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा हमारा वो चार्ज Q1 Q2 के कारण 2 के कारण 0.3 पे, तो ये हमारा V123 अगर इसे ऐसे लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल होगा उसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा R13 और Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा R23, ओके। और इसी प्रकार अगर हमको W3 कैलकुलेट करना है तो हमारा चार्ज Q3 को उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा। तो Q3 जो हमारा इस पोजीशन पे लाने पे जो कार्य होगा पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R13 प्लस Q2 अपान R23, राइट। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं W3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23, राइट, ओके। तो अब पूरे सिस्टम को बनाने में हमारा कितना कार्य होगा, अगर ये पूरे सिस्टम की बात करें तो अगर हम तीनों चार्ज को लाने में अगर टोटल कार्य को किए गए कार्य को जोड़ दें तो हमारा टोटल सिस्टम को जो स्थिति ऊर्जा उसका हमारा पता चल जाएगा। तो जो हमारा स्थिति ऊर्जा होगा क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 कितना था, 0 था, W2 कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12, और जो हमारा W3 था वो कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान और Q2 Q3 अपान R23। तो अगर हम इसे टोटल सम लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23, राइट। तो ये हो गया आप कैसे आप एक सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए आप n चार्जेज हो तो आप सेम नो फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं और उसे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया कि कैसे हम आवेशों के निकाय कारण स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 4 5 आप इसे और फर्दर बढ़ा भी सकते हैं। अब चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी क्रम में देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक आवेशों का निकाय कुछ इस प्रकार है, अगर कोई चतुर्भुज है इस प्रकार का वर्गाकार चतुर्भुज है और इसके सारे कोनों पे हमारे चार्जेज रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये ना माइनस Q है, और ये मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और हमें कोई टेस्ट चार्ज लाना है इसके सेंटर पे। तो अगर इस सेंटर की बात करें तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारा सेम होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करते हैं, ये दूरी सबके लिए सेम होगी ये, राइट। यहाँ पे कोई चार्ज हमको Q0 लाना है, मान लीजिए पॉइंट E है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, अगर हम हमारा ये D है तो ये टोटल हमारा √2D होगा एज पर ट्रायंगल के रूल को फॉलो करके बनाएंगे। तो इसका हाफ होगा, तो इसे हम ले सकते हैं D/√2 डिस्टेंस। तो ये सारे डिस्टेंस सेम होंगे, तो अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा सारे चार्ज के कारण, तो हमारा पोटेंशियल होगा V एट सेंटर पे O, मान लीजिए VO है, अगर ये पॉइंट E है तो VE अगर इसे हम लिखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसको हम लिख लेंगे कैसे, सारे चार्ज के कारण सम ले सकते हैं। सबका डिस्टेंस D/√2 है तो D/√2 हम कॉमन ले लें, और टोटल चार्ज हमारा नो प्लस Q
माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो टोटल हमारा पोटेंशियल 0 होगा। तो वर्क डन अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे ले आए तो जो कितना कार्य होगा, अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस पे जो होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एजम्पशन जो डिफ़ॉल्ट है वो 0 रहता है, तो यहाँ पे हमारा क्यू जीरो होगा, जीरो होगा राइट। तो यहाँ पे अगर हम क्यू जीरो डॉट जीरो की बात करें तो जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनफाइनाइट से अगर ऐसे सिस्टम के सेंटर पे अगर हम कोई चार्ज लाते हैं तो हमारा क्या एक्सटर्नल फोर्स वाला जो कोई चार्ज होगा जीरो होगा। मतलब कोई सिस्टम का जो कोई पोटेंशियल एनर्जी में हमारा स्थितिज ऊर्जा में हमारा कोई बढ़ोतरी नहीं होगा राइट। और आप ऑब्वियसली जैसा कि हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया, इंडिविजुअल चार्जेज को यहाँ पे लाने के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा, सेम एनालॉजी फालतू करते हुए। बट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता था कि कैसे गिवन पॉइंट पे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए जीरो है एल्जेब्रिज्म, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसी चार्ज का वो जीरो होगा। मतलब कोई एक्सटर्नल वर्क उस इनफाइनाइट से उस बिंदु पर लाने में नहीं किया जाएगा। तो इसका फिजिकली अगर आप इसे देखना चाहें तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब कुछ पार्ट के लिए कार्य करना होगा, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया जाएगा, तो जो कॉम्बिनेशन है टोटल सम होगा वो जीरो होगा। तो ये तो रहा हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेज के कारण जो हमारा आवेशों के निकाय के कारण स्थित ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे बाह्य क्षेत्र में स्थित ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।